हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अभिकारी और अव्यय शब्द को। और ये वीडियो का दूसरा भाग होगा। अगर आपने इसका पहला भाग नहीं देखा है तो आपको जो है ये वीडियो के इस नीचे लिंक दे दी जाएगी, तो आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं अभिकारी और अव्यय शब्द में हम पढ़ रहे थे अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण अव्यय। हमने जो है क्रिया विशेषण के अव्यय जो भेद है हमने प्रयोग के अनुसार फिर व्युत्पत्ति के अनुसार से इन सब के बारे में जानकारी ले ली थी। अब देखेंगे जो क्रिया विशेषण है वो अर्थ के अनुसार कौन कौन से हैं। तो जानते हैं कि जो अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण अव्यय हैं वो 4 होते हैं। वो 4 कौन कौन से हैं? तो एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है और कालवाचक क्रिया विशेषण है, और जो चौथा है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो अब हम बारी बारी से जो है सभी क्रिया विशेषण को जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रीतिवाचक जो क्रिया विशेषण अव्यय है वो क्या होता है। तो जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होता है वो ऐसा अव्यय है, यानी कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण ऐसे अव्यय कहते हैं जो घटित होने के तरीके या फिर रीति से संबंधित विशेषताओं को बतलाता है, उसका ज्ञान कराता है, उसी को रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। और इसमें जो होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में ये निश्चय, अनिश्चय, कारण, निषेध, इन सब चीज़ों का जो बोध करा है, यानी कि जो किस तरह से क्रिया घटित हो रही उसके तरीके को बतलाता है या ज्ञान कराता है, उसको रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। तो इसी चीज़ के बारे में हम जानेंगे कि जैसे निश्चय, अनिश्चय, कारण, निषेध आदि का जो बोध कर। निश्चय मतलब क्या होता है? जैसे कोई चीज़ निश्चय होता है, जैसे शब्द हुआ निश्चय में अवश्य, सही, सचमुच। तो इस तरह से जो होता है ये निश्चय के आधार पे होता है। आगे देखते हैं कि जो कारण के आधार पे होता है, जैसे इसलिए, क्यों इत्यादि ऐसे जो शब्द होते हैं वे कारण को बतलाते हैं। निषेध के मतलब जो मतलब नहीं, मत, ऐसे शब्द जो होते हैं वो निषेध के आधार पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। तो इस तरह से जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण निश्चितता का, अनिश्चितता का, कारण का, निषेध का और स्वीकार्यता के आधार पर, अवधारणा के आधार पर, इन सब चीज़ों का जब बोध कराता है तो उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे नीचे दी लिखा है कि ऐसे, वैसे, अवश्य, कदाचित, ये जो है क्रिया के जो घटित तरीकों को बतला रहा है। तो ये क्या होता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो आपने इसे जाना। अब हम देखेंगे कि कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है। तो कालवाचक क्रिया विशेषण मतलब जो काल का, समय की सूचना देता है, यानी जो समय को बतलाता है, समय का ज्ञान कराता है, वो कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होता है। जैसे आज, अब, कब, अभी, ये सब जो है ऐसे शब्द जो है काल का यानी समय की सूचना देते हैं। अब आगे देखते हैं कि रीतिवाचक हो गया, कालवाचक हो गया। अब हम देखेंगे कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण मतलब जो स्थान और दिशा की सूचना, यानी कि दिशा, स्थान का, दिशा का, इन सब का ज्ञान कराता है, वो क्या होता है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होता है। जैसे यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, ये सब जो शब्द होते हैं ये स्थान का बोध करा रहे हैं। अब आगे देखते हैं चौथा, यानी कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय देखते हैं। तो परिमाणवाचक में जो परिमाण का बोध कराता है, जैसे इसके भेद कई होते हैं। जो परिमाण का बोध कराए वो क्या होता है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे देखते हैं न्यूनता का बोध कराए, अधिकता का बोध कराए, पर्याप्त का बोध कराए, तुलना का बोध कराए, श्रेणी का बोध कराए, ये सब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आएंगे। जैसे न्यूनता बोधक में जैसे कुछ, लगभग, थोड़ा, जरा इत्यादि ऐसे शब्द जो होते हैं वे न्यूनता यानी कम से कम चीज़ों का बोध कराते हैं। तो न्यूनता बोधक जो किस में आएंगे? तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में। अधिकता मतलब जो अधिक से अधिक चीज़ों का बोध कराएं, जैसे अधिक, खूब, ऐसे शब्द जो होते हैं वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आएंगे। पर्याप्त बोधक मतलब बस, केवल, काफ़ी, पर्याप्त, ऐसे जो होते हैं शब्द जो होते हैं वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आएंगे। तुलना बोधक में जैसे अधिक, कम, इतना, उतना, जितना, ज़्यादा, ये सब तुलना बोधक क्रिया विशेषण में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आएंगे। आगे देखेंगे तुलना बोधक हो गया। आगे देखते हैं कि श्रेणी बोधक परिमाण में क्या आएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में श्रेणी बोधक मतलब जो श्रेणी में, वर्गों में मतलब विभाजित कर लिया जाता है। जैसे शब्द होता है बारी बारी से, एक एक बार, लगभग, ऐसे जो होते हैं शब्द जो है श्रेणी बोधक यानी वर्गों के अनुसार जो है उसका बोध कराते हैं। तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आएंगे। तो आपने जाना कि जो अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण है वो 4 हैं: रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। तो हमने इन चीज़ों को जाना। अब हम आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम दूसरा जो अव्यय है, यानी अभी हम जो बात कर रहे थे, किस पे बात कर रहे थे? तो क्रिया विशेषण की बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे संबंध बोधक। दूसरा क्या है कि हम दूसरा बात करेंगे संबंध बोधक क्रिया विशेषण क्या है। तो संबंध बोधक अव्यय यानी क्रिया विशेषण को हम पढ़ चुके हैं। दूसरा जो भेद है अव्यय के वो संबंध बोधक या संबंध बोधक अव्यय को देखेंगे। तो संबंध बोधक अव्यय क्या है? तो जो शब्द, संज्ञा या फिर सर्वनाम के साथ क्रिया के संबंध को प्रकट करता है या बतलाता है या ज्ञान कराता है तो उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। या कह सकते हैं कि जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से बतलाता है या फिर दिखाता है उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं।
कह सकते हैं कि संबंध बोधक उन्हें कहेंगे जो संज्ञा सर्वनाम के साथ क्रिया का संबंध बतलाता है या प्रकट कराता है, ज्ञान कराता है, वो संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अब हमने संबंध बोधक अव्यय जाना, अब देखेंगे इसके भेद यानी प्रकार। तो इसके जो भेद है वो 3 वर्गों में बांटा गया है, प्रयोग के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर, एक व्युत्पत्ति के आधार पर। तो अभी तीनों के बारे में भी बारी बारी से जानते हैं। तो ये जानते हैं, तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रयोग के आधार पे जो संबंध बोधक अव्यय होते हैं वो भी 2 होते हैं। कौन कौन से इसके 2 भेद हैं? तो एक संबंध संबोधक अव्यय है और दूसरा है जो असंबद्ध या फिर कह सकते हैं अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय। तो संबंध जो है संबद्ध संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं? तो ऐसे शब्द जो संज्ञा की विभक्तियों के बाद आता है उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण में कि पैसे के बिना मोहन के साथ, तो संबंध यानी संबंध बताया जा रहा है, तो ये संबंध बोधक अव्यय। दूसरा है जो प्रयोग के आधार पर अनुबद्ध या फिर असंबद्ध, जैसे उदाहरण जैसे कि अनुबद्ध मतलब वे शब्द जो संज्ञा से विकृत मतलब संज्ञा से अलग होकर के बाद में आते हैं, वे अनुबद्ध या फिर असंबद्ध संबोधक अव्यय होता है। जैसे मित्रों सहित, कटोरे भर, तो ये सब क्या होता है? जो संज्ञा से विकृत यानी अलग होकर के बाद में आते हैं वो अनुबद्ध या फिर असंबद्ध बोधक अव्यय होता है। तो हमने प्रयोग के अनुसार जाना। अब देखेंगे व्युत्पत्ति के अनुसार जो है संबंध बोधक अव्यय क्या है। तो ये भी 2 होते हैं, व्युत्पत्ति के अनुसार भी 2 हैं। कौन कौन से? तो एक है यौगिक संबंध बोधक अव्यय, दूसरा है जो मूल संबंध बोधक अव्यय। तो यौगिक में संबंध बोधक अव्यय में जैसे अपेक्षा, मार्फत, द्वारा, योग्य, लेखे, बाहर, तो ये सब यौगिक संबंध बोधक अव्यय होते हैं। मूल संबंध बोधक अव्यय मतलब कैसे होते हैं मूल संबंध बोधक अव्यय? जैसे पर्यंत, समान, पूर्वक, नाई, बिना, तो मूल संबंध बोधक अव्यय होते हैं। आगे देखते हैं यौगिक संबंध बोधक अव्यय। देखते हैं कि यौगिक संबंध बोधक अव्यय क्या होता है। तो यौगिक संबंध बोधक जो अव्यय है वह जो है क्रिया से बना होता है, विशेषण से मतलब बना होता है, और एक क्रिया विशेषण से भी बना होता है। तो यौगिक संबंध बोधक में क्रिया से कैसे बनते हैं? जैसे लिए, जाने, कर, मारे, चलते, ये सब क्रिया से निर्मित जो है यौगिक संबंध बोधक अव्यय बनते हैं। विशेषण से कैसे बनते हैं? जैसे तुल्य, समान, योग्य, उल्टा, ऐसा, ये सब जो है कि विशेषण से यौगिक संबंध बोधक अव्यय बनते हैं। क्रिया विशेषण से भी बनते हैं। क्रिया विशेषण से जो संबंध बोधक यौगिक संबंध बोधक अव्यय बनते हैं जैसे ऊपर, भीतर, पीछे, परे, बाहर, वहाँ, पास, ये सब क्रिया की विशेषता को बतला रहा है, तो ये यौगिक संबंध बोधक अव्यय में आएगा। तो हमने जाना कि जो प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय 2 होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर भी संबंध बोधक अव्यय 2 होते हैं। अब आगे देखते हैं अर्थ के आधार पर। अभी हमने देखा कि प्रयोग के अनुसार, अभी हमने क्या क्या देखा? संबंध बोधक अव्यय में प्रयोग के अनुसार, अर्थ के अनुसार और व्युत्पत्ति के अनुसार। तो हमने प्रयोग के अनुसार देखा, व्युत्पत्ति के अनुसार देखा। अब हम देखेंगे अर्थ के अनुसार जो है संबंध बोधक अव्यय। तो अर्थ के अनुसार कौन कौन से रहते हैं? तो अर्थ के अनुसार जो संबंध बोधक अव्यय है वो दिशावाचक को बताता है। तो दिशावाचक मतलब जो प्रति, आसपास, दायां, बायां, और, तरफ, आर पार, ये दिशाओं का ज्ञान कराता है। साधनवाचक में जैसे जरिए, द्वारा, माध्यम, सहारे, साधनवाचक के बारे में बताता है। तो ये सब क्या है? अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय। व्यतिरेक वाचक में जैसे अलावा, बगैर, बिना, अतिरिक्त, सिवा, रहित, ये सब व्यतिरेक वाचक में बताता है। विषयवाचक में जैसे भरोसे, लेखे, विषय, बाबत, ये सब जो है विषयवाचक अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय होते हैं। सादृश्यवाचक होते हैं जैसे भांति, बराबर, सरीखा, लायक, अनुकूल, अनुसार, तरह, समान, ये सब सादृश्यवाचक में। संग्रहवाचक में जो संग्रह को बताता है जैसे भर, मात्र, अंतर्गत, तक, पर्यंत, लगभग, ये सब संग्रहवाचक होता है। कारणवाचक में जैसे कारण को बताए, मारे, परेशानी से, जो कारण का उसका बताता है, तो कारणवाचक भी ये अर्थ के आधार पर जो है संबंध बोधक अव्यय होते हैं। आगे देखते हैं कि आगे जो है कालवाचक भी बताता है। कालवाचक में जैसे कि अब तक, लगभग, पश्चात, पूर्व, पहले, बाद, पीछे, आगे, ये सब कालवाचक में बताता है। स्थानवाचक में जैसे नज़दीक, बीच, समीप, पास, निकट, सामने, पीछे, आगे, ये सब स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय बताता है। उद्देश्यवाचक में जैसे उद्देश्य में हेतु, लिए, निमित्त, ये सब उद्देश्यवाचक में बताता है। हेतुवाचक में मतलब कि वास्ते, हेतु, निमित्त, लिए, ये भी हेतुवाचक के अंतर्गत बताता है संबंध बोधक अव्यय में। विनिमयवाचक में जैसे स्थान पर, पलटे, जगह पर, जगह, एवज, बदले, ये सब विनिमयवाचक के अंतर्गत बताता है। विरोधवाचक में जैसे उल्टे, विरुद्ध, विपरीत, खिलाफ, तो ये सब अर्थ के आधार पर जो है संबंध बोधक अव्यय के भेद हैं। साहचर्यवाचक में जैसे साथ, संग, समेत, सहित, पूर्वक, वश, ये सब बतलाता है। तुलनावाचक में जैसे अपेक्षा, आगे, समक्ष, समान, ये सब जो है तुलनावाचक जो है अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के भेद होते हैं।
तो हमने अर्थ के आधार पर जाना, प्रयोग के आधार पर जाना, व्युत्पत्ति के आधार पर जाना। तो आगे कुछ नोट है, इसको भी पढ़ लेते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट नोट है कि डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार, जो इन्होंने बताया कि डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार कि अर्थ के अनुसार जो संबंध बोधक अव्यय हैं उसके 13 भेद हैं, जबकि हरदेव बहारी ने 14 भेद बताए। तो किन्होंने 14 भेद बताया? तो हरदेव बहारी ने जो है संबंध बोधक के अर्थ के अनुसार 14 भेद बताए, और वासुदेव नंदन ने, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद ने जो अर्थ के अनुसार संबंध बोधक के जो अव्यय बताए वो 13 भेद बताए। ये भी इंपॉर्टेंट, कभी कभी एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट नोट है। अब आगे देखते हैं संबंध बोधक अव्यय और क्रिया विशेषण अव्यय में अंतर देख लेते हैं कि संबंध बोधक अव्यय में क्या अंतर है और क्रिया विशेषण अव्यय में क्या अंतर है। तो संबंध बोधक अव्यय जो है इसका प्रयोग जो है संज्ञा सर्वनाम शब्दों के बाद करते हैं। कैसे करते हैं? तो घर के अंदर लड़के बैठे हैं, तो अब घर क्या हो गया? यही संज्ञा हो गया। अब के अंदर यही क्या हो गया? संबंध बोधक अव्यय हो गया। तो संज्ञा सर्वनाम के जब बात प्रयोग करेंगे तो संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं कि शीला जो है श्यामा से मधुर गाती है, तो श्यामा से मधुर, तो ये क्या हो गया? ये संबंध बोधक अव्यय। उसके पहले संज्ञा का प्रयोग किया गया, यानी शीला जो है ये क्या हो गया? संज्ञा हो गया। तो शीला श्यामा से मधुर गाती थी, ये संबंध बोधक अव्यय हो गया। क्रिया विशेषण अव्यय में क्या होता है कि इसका प्रयोग क्रिया से पूर्व होता है, यानी पहले करते हैं। संबंध बोधक में क्या था कि संज्ञा सर्वनाम के बाद करते हैं, लेकिन क्रिया विशेषण में क्रिया से पहले करते हैं। कैसे? तो मोहन अंदर बैठा है, बैठना क्या है? क्रिया है। उसके पहले क्या लिखा है? तो क्रिया विशेषण अव्यय का प्रयोग, यानी कि अंदर लिखा है, मोहन अंदर बैठा है। शीला मधुर गाती है, अब गाना क्या है? यानी गाती, ये क्रिया, उसके पहले क्रिया विशेषण अव्यय का प्रयोग किया गया, यानी कि मधुर, यानी शीला किस तरह से गाती है, तो उसकी क्रिया की विशेषता को बतलाया जा रहा है कि मधुर गाती है। तो आपने जाना कि संबंध बोधक अव्यय में क्या अंतर है और क्रिया विशेषण दोनों में क्या अंतर है। तो आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छे जाना। आगे जो होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।